हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी तक मैंने एक क्लास डाल दी हुई है टीडीएस के ऊपर। ये मेरी सेकंड क्लास है टीडीएस के ऊपर। हम इसमें कुछ और एक्स्ट्रा सेक्शन टीडीएस की डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। देखो, आज हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 194C से, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। बहुत बच्चों को डाउट आता है इस सेक्शन में, सर 194C में मेन 194C किसकी बात करता है। बहुत बच्चे कहते हैं सर सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर्स कवर करते हैं या सब कॉन्ट्रैक्टर्स। मैं ये कहना चाहूँगा इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स प्लस सब कॉन्ट्रैक्टर्स दोनों के लिए सेक्शन है। यानी अगर आपको पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है कि पेमेंट इज मेड टू सब कॉन्ट्रैक्टर, तब भी 194C के प्रोविजन लगेंगे। ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं। कहता है एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम टू ए रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, जो पे कर रहा है, पेयर कौन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, एनी पर्सन हो सकता है। बट जिसको पे कर रहे हैं वो रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर होना जरूरी है। यानी अगर वो नॉन रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर है तो वो 194C में नहीं आएगा। पेयर कौन हो सकता है, कहता है कोई भी पर्सन हो सकता है, बट हाँ कोई ऐसा इंडिविजुअल या ऐसा HUF जिसके पिछले साल में जो टर्नओवर है 44 AB के हिसाब से, यानी 1 करोड़ बिजनेस के लिए और 50 लाख इन केस ऑफ प्रोफेशन, अगर उससे कम है तो उसको 194C के प्रोविजन नहीं लगेंगे। पेई कौन हो सकता है, मैंने कहा रेजिडेंट पर्सन। टाइम ऑफ डिडक्शन कब करनी है, क्रेडिट और पेमेंट विच एवर अर्लियर। क्रेडिट और पेमेंट का मतलब क्या हुआ, मतलब अगर मैंने अपनी बुक्स में अगर उसका अकाउंट डेबिट भी कर दिया तो भी मेरे को मेरी TDS की लायबिलिटी ड्यू बन जाएगी, या मैंने अगर पहले एडवांस दे दिया तो मेरी TDS की लायबिलिटी ड्यू हो जाएगी। तो यानी इन दोनों में जो भी पहले हुआ उस टाइम पे मेरी डिडक्शन की लायबिलिटी बन जाती है। और रेट ऑफ TDS क्या होगा, कहता है अगर तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर है अगर वो इंडिविजुअल या HUF है तो 1% है, अगर अदर देन वो है तो 2% है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं एडिशनल नोट्स की, इसमें कुछ और भी बातें हैं। कहता है अगर किसी आपने कॉन्ट्रैक्टर को जो पेमेंट है वो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट की अगर 30,000 से कम की, यानी अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर को आपने पेमेंट 25,000 की है पूरे साल में, तो TDS की इम्प्लीकेशन नहीं आएंगे। बट आपने 25 की आपने 5 बार पेमेंट्स कर दी है तो, और वो पेमेंट 1 लाख से ज़्यादा एक्सीड करती है एग्रीगेट, तो हम कहेंगे कि आपको TDS के प्रोविजन लग जाएंगे और आपके लिए TDS की लायबिलिटी हो जाएगी। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस केस में TDS लगेगा, किस केस में नहीं लगेगा। अब इसके अंदर हमने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। कहता है अगर आपने कोई एडवर्टीजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, कोई आपने ब्रॉडकास्ट करने का कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है, या आपने कोई टेलीकास्ट का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, या आपने कोई कैटरिंग सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, या आपने गुड्स या पैसेंजर्स का कॉन्ट्रैक्ट किया है, अदर देन रेलवे होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग या सप्लाई किसी प्रोडक्ट की एज पर स्पेसिफिकेशन ऑफ कस्टमर की है, बट हाँ वो जो मटेरियल है वो उस कस्टमर से परचेज की है, तो भी हम कहेंगे 194C के प्रोविजन लगेंगे। बट कहाँ पर 194C नहीं लगेगा, कहता इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टर 194C नहीं लगेगा अगर उस ट्रांसपोर्टर की पूरे साल में 10 व्हीकल से ज़्यादा नहीं है किसी भी टाइम पर, और उसने आपको पैन कार्ड डिक्लेरेशन में पैन कार्ड दिया और एक डिक्लेरेशन दिया कि मेरे पास 10 व्हीकल से ज़्यादा नहीं है पूरे साल में, तो हम आपको कहेंगे कि आपको 194C नहीं लगेगा, आप इसकी एग्जामिशन में हैं। और मैंने पहले ही कहा कि कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड सब कॉन्ट्रैक्ट। अब हम बात करते हैं अगले सेक्शन में, जो है सेक्शन 194D, जो बात करते हैं इंश्योरेंस कमीशन की। अब कोई भी अगर एक इंश्योरेंस कंपनी है वो इंश्योरेंस बिजनेस प्रोक्योर करने के लिए अगर वो एजेंट अपॉइंट करती है, उनको वो कमीशन देती है, तो क्या जो इंश्योरेंस कंपनी कमीशन दे रही है अपने एजेंट को, क्या TDS की इंप्लीकेशंस आएंगी। उसने कहा हाँ, अगर इंश्योरेंस कंपनी अपने रेजिडेंट एजेंट को, ये वर्ड याद रखना बहुत जरूरी है, रेजिडेंट एजेंट को अगर कमीशन दे रही है, और तब आपको क्या करना है, और वो जो कमीशन है वो साल में 15,000 रुपीज़ से ज़्यादा है, अगर वो कमीशन साल में 15,000 रुपीज़ से ज़्यादा है पर एजेंट, तो आपको TDS काटना है 5% के हिसाब से। और TDS की इम्प्लीकेशन कब आएगी, या तो क्रेडिट या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। आई होप 194D आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अगले सेक्शन में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अटेम्प्ट के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें छोटी सी एक अमेंडमेंट है, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। कहता है देखो, मैं आपको जनरली पहले बता दूँ, जो भी लाइफ इंश्योरेंस का पैसा जब हम जो लाइफ इंश्योरेंस से जो भी हमें पैसा एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी मिलता है वो एग्जम्प्ट होता है। ठीक है, बट हाँ आपने पढ़ा होगा कि कुछ एक लिमिट्स होती है कि अगर बंदे ने अपने 10% या 20% या 31 मार्च 2012 के से पहले या बाद की आप प्रीमियम दे रहे हो, और अमाउंट अगर वो प्रीमियम जो है वो ज़्यादा 20% ऑफ टोटल सम एश्योर्ड से ज़्यादा है, तो हम कहते हैं कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उस पर हम कहते हैं कि आपको वो अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा या उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो अभी तक क्या सेक्शन था, अभी तक ये सेक्शन था 31 अगस्त 2019 तक की ये डेट याद रखना कि कोई भी पैसा अगर मेच्योरिटी पे मिलता था, देखो ऐसे LIC का पैसा जो भी मेच्योरिटी में मिलता है एग्जम्प्ट होता है, बट हाँ कुछ ऐसी लाइफ इंश्योरेंस का पैसा होता है जो जब आप उनकी कंप्लायंस नहीं करते, जैसे आपने 10% 20% जो प्रीमियम है या उससे ज़्यादा पे कर दिया, तो जो मेच्योरिटी में एक्सेस पैसा होता है वो टैक्स उस अमाउंट पे टैक्स लग जाता है। तो यानी समझो अगर वो अमाउंट अगर आपको मेच्योरिटी में मिल रहा था उस पर टैक्स की बात आती, तो अभी तक इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती थी, 1% TDS काटती थी। किस पे काटती थी, जो भी आपका टोटल सम पे किया, जो भी टोटल सम पे किया, यानी जितना भी इंक्लूडिंग बोनस जितना भी सम पे किया वो उस पर हम टैक्स लगाते थे। अब होता क्या था, ध्यान से समझना, कंपनी क्या करती थी, जितना भी पैसा इंश्योरेंस कंपनी
इंडिविजुअल को देती थी जिसने इंश्योरेंस कराई होती थी, उस पर 1% TDS काटती थी। अब जब इंडिविजुअल अपनी रिटर्न भरता था, वो क्या करता था, वो किस इनकम के ऊपर टैक्स देता था। वो कहता था कि जितना मेरे को पैसा मिला और उसमें से जो मैंने प्रीमियम पे किया उसके जो माइनस करके जो अमाउंट है उसके ऊपर वो TDS, वो उसके ऊपर अपना टैक्स जमा कराता था। अब होता क्या था, बट जो इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी TDS की रिटर्न भरी होती थी वो पूरा का पूरा ग्रॉस अमाउंट उस पर लेती थी। तो जब भी SSC अपनी लास्ट में ITR भरता था तो मिसमैच आता था। तो उस मिसमैच को ख़त्म करने के लिए निर्मला सीतारमण जी ने 1 सितंबर 2019 को एक इसमें अमेंडमेंट लाई, जिसमें उन्होंने कहा कि अब जो TDS का रेट है वो 5% होगा, जो भी पेमेंट 1/9/2019 के बाद होगी। और जो TDS काटना है इंश्योरेंस कंपनी का, वो किसके ऊपर काटना है, वो काटना है जो इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट रेजिडेंट इंडिविजुअल ने पे किया और जितना अमाउंट आपने उसको मेच्योरिटी पे पे किया, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा नेट इनकम के ऊपर आपको 5% काटना है। यानी जो भी पेमेंट 31/8/2019 के बाद होंगी उसकी डिडक्शन हमें TDS के अमाउंट ऐसे कैलकुलेट करना। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके अटेम्प्ट के लिए। 1 सितंबर 2019 से पहले वाली की ट्रीटमेंट 1% के हिसाब से होगी, 1 सितंबर 2019 के बाद वाली ट्रीटमेंट या 1 सितंबर से ट्रीटमेंट जो होगी वो 5% के हिसाब से होगी, ठीक है। बट हाँ, अगर कोई भी टैक्स जो होगा, अगर उसका अमाउंट 1 लाख रुपीज़ से कम है या 1 लाख या उससे कम है तो टैक्स की लायबिलिटी नहीं आएगी। यानी जो अमाउंट होगा वो 1 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन में आपको कवर किया जाएगा। अब अगला सेक्शन आता है सेक्शन 194E, जो कहता है TDS ऑन पेमेंट ऑफ टू नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन या एसोसिएशन या एंटरटेनर। यहाँ देखो, अगर कोई फॉरेन से अगर कोई जैसे एडम गिलक्रिस्ट आता है खेलने, IPL खेलने, या अगर पाकिस्तान से इंजमाम उल हक या कोई भी आता है, तो क्या उनको जो हम पेमेंट करते हैं उसके ऊपर TDS काटेंगे? उसने कहा हाँ काटेंगे। पेयर कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है, बट जो पेई होगा वो नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन होना चाहिए, या वो नॉन रेजिडेंट एंटरटेनर होना चाहिए, या वो नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन का होना चाहिए, ठीक है। TDS का रेट क्या होगा? 20% + 4%, यानी 20.8% के हिसाब से हम TDS काटेंगे। और किस टाइम पे काटेंगे? पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। अब नेचर ऑफ पेमेंट क्या हो सकती है? देखो, अगर कोई इंडिविजुअल ने पार्टिसिपेट किया IPL में, या जब वो इंडिया में आया उसने कोई एडवर्टीजमेंट वगैरह की, उससे उसको कुछ पैसा मिला, या उसने किसी न्यूज़पेपर या किसी मैगजीन में कोई आर्टिकल छपाया, उसको कोई पैसे मिले, या वो कोई एंटरटेनर है, उसने इंडिया में आकर कुछ परफॉर्मेंस की, इन सब पेमेंट्स के ऊपर जो भी होगी उसको इस पर्टिकुलर सेक्शन 194E की इंप्लीकेशन लगेगी और 20.8 के हिसाब से TDS काटा जाएगा। अब अगली बात आती है सेक्शन 194EE। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तब भी आप सुन लो। एक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है, उसमें अगर वो पैसा एग्जाम्प्ट नहीं हुआ तो जो पैसा आपको एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी मिलता है उस पर 10% के हिसाब से TDS कटेगा। बट हाँ, अगर जो मेच्योरिटी में अमाउंट मिल रहा है वो अगर वो 2500 से कम है तो TDS की इंप्लीकेशन नहीं आएगी, ठीक है। उसी तरह एक अगला सेक्शन आता है सेक्शन 194F, वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कोई म्यूचुअल फंड या UTI कुछ अपने यूनिट्स रीपरचेज करती है तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट वो क्या करती है, उसको TDS काटना पड़ेगा 20%, जो भी अमाउंट वो रीपे करेगी, ठीक है। विद दिस फ्रेंड्स, मैंने अभी तक अपनी ये सेकंड क्लास डाली है, इसमें मैंने काफ़ी मेजर सेक्शंस कवर किए हैं। इसमें से कुछ सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मोटिवेटेड रहिए। विद दिस फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।